नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी में जीके जीएस की, और जिसमें हम लोग शुरू कर चुके थे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग व्युत्पन्न राशि पढ़ रहे थे। तो व्युत्पन्न राशि में अगली व्युत्पन्न राशि हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग शायद कार्य तक पढ़ चुके थे। कार्य ये पढ़ चुके थे, और अगली राशि जो देखना है हमें, वो देखना है शक्ति। शक्ति क्या बोलते हैं इसे? पावर, या इससे ही क्या बोलते हैं? सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? तो सामर्थ्य भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। और किससे मिलके बनी है? तो एक कार्य बटे समय, कार्य और समय से मिलके बनी। क्या है? कार्य और समय से मिलके बनी। तो शक्ति के बारे में बात करें तो क्या है? कार्य बटे समय। इसका यदि मात्रक देखें हम, शक्ति का मात्रक देखें तो क्या मात्रक मिलेगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो कार्य का मात्रक हो गया। और दूसरा समय लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1/सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। एक मात्रक तो आपको क्या मिल गया? किलोग्राम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घाते -3। एक तो मात्रक आपका ये। दूसरा मात्रक, कार्य का मात्रक आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक इतनी सी बात को जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा यदि मात्रक पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो जूल प्रति सेकंड। और यदि आपसे एक और पूछ ले कि या इस जूल प्रति सेकंड को एक बात लिखते हैं वाट, जूल प्रति सेकंड को क्या लिखते हैं? वाट लिखा जाता है। तो कार्य का मात्रक एक और मिल गया, वाट। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कार्य का एसआई मात्रक है, सॉरी शक्ति का क्या है? एसआई मात्रक है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और आप लोगों ने ये भी बहुत प्रश्न में पूछा होगा, देखा होगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? ये लगातार देखे होंगे, 746 वाट होता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, बेसिकली इधर से है नहीं, पर याद रखना। तो ये तो शक्ति के मात्रक हो गए। कौन कौन मिल गए? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घाते -3। या ऐसे लिख सकते हैं शक्ति के मात्रक को जूल प्रति सेकंड, या जूल प्रति सेकंड को क्या लिखा जाता है? तो वाट। और यदि आपसे पूछ ले शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या है? वाट है। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि शक्ति की विमा क्या है, तो जब आपने फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला लिख ही दिया, आपने उसके हिसाब से मात्रक बना लिया। और मात्रक जब बना लिए तो आप विमा भी तो बना सकते हो। क्यों? देखो, 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम का मतलब क्या है? एम। एम से व्यक्त करते हैं। और ये क्या है? मीटर है, तो मीटर को लेंथ है, एक प्रकार की लेंथ है, तो एल स्क्वायर। और समय है तो टी -3। तो ये क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक, शक्ति की क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। सामर्थ्य की क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। ये बात थी आपकी शक्ति। और शक्ति क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। कैसी है? तो व्युत्पन्न राशि है। अब समझ में आया? व्युत्पन्न राशि। और दूसरी अगर देखा जाए इसके बाद अगली राशि जो है, जैसे 12वीं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। मैं आपको राशियां ही बता रहा हूं, और राशियों से उनके मात्रक भी लिखा रहा हूं, और विमाएं भी लिखा रहा हूं। तो आपका एक टॉपिक के साथ 3-3 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। विमाएं भी आपकी कंप्लीट है, और आपकी राशियां भी कंप्लीट है, और क्या आपके कंप्लीट है? सूत्र भी आप याद रख सकते हैं इनसे। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाए? 1/2 द्रव्यमान गुणन वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान
गुणे वेग का स्क्वायर। ये बात याद रखना, 1/2 mv² भी लिखते हैं, क्योंकि 1/2 इसको ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और आपने गतिज ऊर्जा का जब फॉर्मूला लिख लिया तो आप मात्रक लिख सकते हो आसानी से। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और वेग है तो मीटर प्रति सेकंड है, क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, या तो इसको ऐसे लिख दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको ये भी पता है इस बात को क्या लिख सकते हैं हम, इस बात को हम जूल लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, एक तो आपको मिल गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं हम, एक जूल के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक पता चला, ये बात भी आपको याद रखना। दूसरा, जब आपने मात्रक बना लिया तो विमा भी इसी से निकल के आ जाएगी। विमा क्या हो जाएगी, बताओ भाई, विमा क्या हो जाएगी। अब ये क्या है, किलोग्राम है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम से। और ये क्या है, मीटर है, ये लेंथ है, तो एल स्क्वायर। और अपॉन में क्या है, बटे में क्या है, सेकंड है, तो ये क्या है, टी की घाते -2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कार्य के समान ही इसकी विमा आ रही, तो ये भी तो ऊर्जा ही है, गतिज ऊर्जा। तो आपकी गतिज ऊर्जा और कार्य की क्या हो जाएगी, कार्य ऊर्जा गतिज ऊर्जा की विमाएं एक जैसी ही है, ये बात याद रखना। 13वीं व्युत्पन्न राशि देखो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो क्या होता है, द्रव्यमान, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, mgh। तो क्या लिख सकते हैं, mgh। तो इसकी विमा निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। और ये क्या है, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और ये व्युत्पन्न त्वरण हो जाएगा तो m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हाइट है, एक लंबाई की तरह ही काम करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका, अगर देखेंगे विमा बनेगी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस वाली बात को भी हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की जो विमाएं होती है वो क्या होती है, एक समान। और एक समान होने का मतलब क्यों है, क्योंकि इनके मात्रक एक समान होते हैं। देखो सभी के मात्रक एक जैसे ही आ रहे होंगे, गतिज ऊर्जा का मात्रक भी यही बना था, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या बन गया, यही बन गया। तो ये बात आप याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा की यदि विमा निकालेंगे तो विमा निकाल सकते, क्योंकि हमने मात्रक निकाल लिया, तो विमा क्या हो जाएगी, m l की घाते 2 t की घाते -2। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की विमाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा। 14वीं अगर व्युत्पन्न राशि देखें तो 14वीं व्युत्पन्न राशि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। और ये क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है, क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, बल गुणे दूरी, ये बात लिख सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, बल गुणे दूरी। तो ये बल आघूर्ण होता है। बल यदि देखा, इसका मात्रक देखा जाए तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक तो हम न्यूटन लिख सकते हैं, और दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, तो मीटर हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। या ऐसे ना लिखे, इस न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन बराबर ये बात होती है, और मीटर लिखा है तो मीटर लिख सकते हो। तो या तो इसके लिए एक मात्रा कैसे बन जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, आपका बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो आपकी स्थितिज ऊर्जा के समान ही आएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी इसका मात्रक क्या बन गया, ये भी एक जूल के बराबर लिख सकते हैं, ये बात तो लिख सकते हैं। तो आप इसकी भी विमा लिख सकते हैं क्या, इसकी विमा क्या हो जाएगी, m की घाते 1 या L2 t की घाते -2। तो आपको 4-5 राशियां ऐसी मिली जिनके क्या होंगे, मात्रक और विमाएं क्या है, एक जैसी देखने को मिले। तो ये बात आपको याद रखनी है। 15वीं व्युत्पन्न राशि देखो, 15वीं व्युत्पन्न राशि हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व। घनत्व हम लोग पढ़ चुके थे, दाब पढ़ो आप, दाब, दाब, दाब क्या है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, दाब भी एक व्युत्पन्न राशि है, और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये बात याद रखना। तो इस हिसाब से इसका मात्रक क्या बन जाएगा, दाब का मात्रक क्या बन जाएगा, बल का मात्रक तो क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर, और क्या स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और यदि ऐसे ना लिखे हम इसको, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, बल का मात्रक तो आपका क्या है, एक मात्रक और लिखा जा सकता है इसका, तो क्या लिख सकते हैं, बल का मात्रक तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर की घाते 2, तो कट जाएगा, तो किलोग्राम सेकंड -2 और m की घाते -1, ये क्या हो जाएगा। तो ये दाब का था, दाब के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, तो किलोग्राम सेकंड की घाते -2 मीटर की घाते -1। तो इसका मात्रक लिख लिया, तो विमा भी लिख सकते हो, विमा क्या हो जाएगी, m n की घाते -1 t की घाते -2। ये दाब की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो दाब के लिए क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दूसरा मात्रक लिख सकते किलोग्राम मीटर की घाते -1 सेकंड की घाते -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से हमारी विमा क्या बन जाएगी, ये आपकी दाब की विमा बन जाएगी। ये बात आपको और याद रखनी है, दाब के समान ही एक मात्रक और होता है, बात करें दाब का तो ये था। तो 16वीं यदि देखा जाए तो प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक दाब के समान ही है, और विमा भी क्या होती है, दाब के समान होती है, क्योंकि प्रतिबल का हम फॉर्मूला अगर देखा तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये बात आपको याद रखनी। इस हिसाब से इनकी विमा क्या बन जाएगी, सॉरी पहले मात्रक देखो, मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, किलोग्राम मीटर की घाते -1, और इनकी मात्रक क्या निकल के आ जाएगी, आ जाएगी। और यदि इसका मात्रक दूसरा देखा जाए तो मात्रक क्या लिख के आ सकता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और सेकंड है तो मीटर की घाते 2। यदि विमा लिखा जाए प्रतिबल की, तो विमा क्या लिखी जाएगी, विमा आप लिख सकते हैं क्या, m की घाते 1, l की घाते -1 और t की घाते -2। तो दाब की और प्रतिबल की विमा क्या होती है, एक समान होती है। दाब भी एक व्युत्पन्न राशि है और प्रतिबल भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। अगली जो राशि है हमारी व्युत्पन्न राशि, वो है विकृति। कौन सी राशि है, विकृति। तो वृत्ति क्या होती है, ये वृत्ति होती है क्या, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसके लिए विमा निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, मात्रक निकालेंगे, तो लंबाई है में वृद्धि तो L है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L है, तो इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, L से L कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये मात्रकहीन हो जाएगा। जब मात्रकहीन हो जाएगा तो आप बताओ क्या विकृति की कोई विमा निकल के आएगी, इसकी विमा ही नहीं निकल के आएगी, यानी विमाहीन है। ये क्या है, विमाहीन। जब मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होगी,
और जिस किसी भी राशि का मात्रक नहीं है तो उसका विमान नहीं होता। ये बात को आपको याद रखनी है। व्यक्ति भी क्या थी, आपकी एक व्युत्पन्न राशि थी। व्यक्ति के बाद एक और पृष्ठ तनाव भी याद रख लेना आप। जैसे पृष्ठ तनाव हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक 18वीं व्युत्पन्न राशि देखो, प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो ये क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति होता है। क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिबल का तो आप मात्रक लिखें, इसका तो मात्रक हमने क्या लिखा, तो मात्रक लिखा हमने इसका किलोग्राम मीटर की घाते -1 और सेकंड की घाते -2, क्योंकि ये तो सीधा लिखा हुआ है। और व्यक्ति का मात्रक है नहीं कुछ, L0 है, तो L से क्या हो जाएगा, L0 का मतलब क्या है, ये लंबाई है, मीटर की घाते 0, तो कोई मतलब ही नहीं है जीरो से। एक होता तो बात अलग थी। ये बात आपकी क्या है, मात्रक, या इसका मात्रक एक और लिख सकते हैं हम, क्या, न्यूटन। क्योंकि प्रतिबल का मात्रक क्या है, प्रतिबल का तो मात्रक आप ये लिखे हैं सीधा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा आप लिख सकते हैं, विमा क्या बन जाएगी आपकी, m की घाते 1 और l की घाते -1, t की घाते -2। तो एक चीज और समझ में आ गया कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है और जो प्रतिबल है और आपका, ये दो चीजों की विमा भी क्या आ गई, एक समान हो गई। प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी क्या होती है, एक समान होती है। ये बात आपको याद रखना है। और इसके बाद आपकी 19वीं जो व्युत्पन्न राशि है वो क्या है आपकी, आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, 1 बटे आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यदि मात्रक निकाला जाए, मात्रक, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/सेकंड। और 1/सेकंड को क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज लिखा जाता है। और यदि इसका विमा पूछ लिया जाए कि आवृत्ति की विमा क्या होगा, तो 1/t। और 1/t को अगर ऊपर लाओगे तो t की घाते -1, ये विकृति की क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ये राशि जो व्युत्पन्न राशि है वो कौन सी है, 20वीं व्युत्पन्न राशि देखो। 20वीं व्युत्पन्न राशि क्या है, गुरुत्वाकर्षण लिखो। 20वीं क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ये भी महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशि है। मैं इसलिए राशियों को लिखा रहा हूं क्योंकि आपके इन राशियों में क्या क्या है, विमाएं तो लिखी ही है, साथ में उनके सूत्र भी हैं, साथ में उनके मात्रक भी हैं। ये लगातार प्रश्न आते रहते हैं रेलवे के एग्जाम में। 20वीं व्युत्पन्न राशि हम लोग लिख रहे थे कौन सी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो क्या हो जाएगा, यानी बल गुणे दूरी बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। यदि इसकी बात करें मात्रक की, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मात्रक बनेगा क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक तो आपको पता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना। और यदि द्रव्यमान का मात्रक देखा जाए तो किलोग्राम, और अगला मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो किलोग्राम की घाते -1, मीटर की घाते 2, सेकंड की घाते -2। तो ये क्या बन जाएगा,
गुरुत्वाकर्षण का क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा। और यदि इसकी विमा देखें, गुरुत्वाकर्षण की विमा देखी जाए तो जब मात्रक मिल गया तो विमा भी बन जाएगी। तो m की घाते -1, l की घाते 2, t की घाते -2। तो ये है गुरुत्वाकर्षण। अगली व्युत्पन्न राशि क्या है, अगली व्युत्पन्न राशि क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा को कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, सॉरी ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, गुप्त ऊष्मा लिख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, गुप्त ऊष्मा। और इससे क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा बटे क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ये क्या है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा के लिए मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक क्या बन जाएगा, तो ऊर्जा के लिए तो क्या हो जाएगा, m किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर माइनस में, और बटे में क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम से तो किलोग्राम कट जाएगा, तो मीटर की घाते 2, सेकंड की घाते -2, ये तो मात्रक हो जाएगा। और यदि इसका विमा पूछी जाए तो विमा हम निकाल सकते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी, l की घाते 2, t की घाते -2। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की घाते 0, l की घाते 2, t की घाते -2। ये विमाएं जो हम लिख रहे हैं महत्वपूर्ण विमाएं हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेखीय प्रसार गुणांक, अगली व्युत्पन्न राशि हम लोग लिख सकते हैं। एक और देख लो, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक की बात करें तो क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि। यानी जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग लिख सकते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और ताप में वृद्धि। ये होता है आपका क्या, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। ये क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ये बात याद रखना। तो लंबाई में वृद्धि के लिए यदि इसका मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का तो मीटर हो जाएगा, तो प्रारंभिक लंबाई है तो भी मीटर हो जाएगा, ताप है तो केल्विन हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या हो जाता है, केल्विन। इससे कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यह केल्विन की घाते -1। तो ये बात याद रखना, यदि इसका हमने विमा लिखा, विमा लिखेंगे तो विमा क्या लिख सकते हैं, तो क्या है, केल्विन की घाते -1। तो केल्विन की घाते थीटा की घाते -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी विमा को क्या लिखेंगे, ताप की इसकी विमा को क्या लिख सकते हैं, तो बता सकते हो आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे रेखीय प्रसार गुणांक की। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। तो ये थी अपनी अगली राशि, यानी अगली व्युत्पन्न राशि, यानी 22वीं व्युत्पन्न राशि थी रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक को क्या लिख सकते हैं हम, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई बटे ताप में वृद्धि। ये बात, अगर इसका हम मात्रक लिखेंगे तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। प्रारंभिक लंबाई का भी मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। और ताप वृद्धि में क्या बन जाएगा, ताप वृद्धि का मात्रक क्या लिखेंगे, केल्विन। यानी ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन।
ये बात आपको याद रखनी है, यानी मीटर से मीटर कट जाएगा, मात्रक 1/केल्विन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1/केल्विन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन -1, ये लिख सकते हैं। ये तो इसका मात्रक था। दूसरी अगर जिसकी विमा की बात करें, विमा, तो विमा क्या लिख सकते हो? 1/केल्विन का मतलब 1/थीटा केल्विन, क्योंकि केल्विन को थीटा में व्यक्त करेंगे तो थीटा, या तो ऐसे लिख दो, या तो क्या लिख सकते हो इसको, थीटा इनवर्स। तो ये थी रेखीय प्रसार गुणांक व्युत्पन्न राशि। अगली व्युत्पन्न राशि हमें एक याद रखना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात करना है हम लोग को, सॉरी बल आघूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण की बात करना है। जड़त्व आघूर्ण और जलत्व आघूर्ण क्या होता है? दूरी का स्क्वायर गुणे द्रव्यमान। यानी अगली व्युत्पन्न राशि हमारी क्या है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है। यदि इसके हिसाब से इसका मात्रक बनाएंगे तो मात्रक क्या बन जाएगा? तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम। तो इसके लिए मात्रक के बनने के लिए क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम भी मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? विमा क्या बन जाएगी? मीटर की मात्रा, विमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, और किलोग्राम की तो केज, एम हो जाएगा। तो एम एल की पावर 2, इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी किसकी? जड़त्व आघूर्ण की। ये थी आपकी व्युत्पन्न राशि। 24वीं व्युत्पन्न राशि विशिष्ट ऊष्मा। 24वीं व्युत्पन्न राशि आप याद रखना क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप। विशिष्ट ऊष्मा, तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, ये क्या होती है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। तो इसके लिए यदि मात्रक बनाएंगे हम, तो मात्रक क्या बन जाएगा? ऊष्मा का मात्रक तो क्या हो जाएगा आप बताओ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। बटे किलोग्राम, सेकंड को बटे में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किलोग्राम, और क्या हो जाएगा? ताप के लिए क्या लिख सकते हो आप? केल्विन लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, केल्विन लिख सकते हो, केल्विन। तो क्या लिख सकते हो? किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? यानी बचेगा तो क्या? तो मीटर स्क्वायर सेकंड की घाते 2, के की घाते -1, यानी मीटर की घाते 2, सेकंड की घाते -1, केल्विन की घात -1। ये तो इसका मात्रक हो जाएगा। इस हिसाब से इसकी विमा क्या बनेगी? विमा बन जाएगी क्या? तो विमा याद रख सकते हो। मीटर के लिए क्या हो जाएगा? तो एल स्क्वायर टी की घाते -2, और केल्विन का तो -थीटा, ये इसकी विमा निकल जाएगी। तो 24वीं व्युत्पन्न राशि है, ये याद रखना। फिर एक और व्युत्पन्न राशि आपको याद रखना, कौन सी? तो ऊष्माधारता। और ऊष्माधारता के लिए क्या हो जाएगा? ऊष्माधारता के लिए द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। यानी क्या है? 25वीं व्युत्पन्न राशि ऊष्माधारता, ऊष्मा धारिता। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका यदि हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान का तो किलोग्राम निकलेगा, और विशिष्ट ऊष्मा का जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं, क्या हो जाएगा? तो मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और केल्विन की घाते -1। तो इसके लिए मात्रक क्या बन जाएगा इसका? तो किलोग्राम
मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, केल्विन। और इस बात को क्या लिख सकते हो, इस बात को जूल लिख सकते हो, जूल प्रति केल्विन लिख सकते हो इसका मात्रक। तो इसका मात्रक एक मात्रक और हमें मिल गया, जूल प्रति केल्विन मिल गया, किसका, ऊष्माधारता का। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और जूल प्रति केल्विन को भी आप वाट में भी व्यक्त करते हो, तो वाट प्रति केल्विन देखो जूल। दूसरी यदि इसकी विमा की बात किया जाए, विमा, विमा क्या हो जाएगी, तो आप इसके लिए विमा लिख सकते हो क्या, एम एल स्क्वायर टी की घाते -2 और थीटा की घाते -1। तो ये विमा थी। हम लोगों ने लगातार क्या देखी, 25 व्युत्पन्न राशियां देखी। और 25 व्युत्पन्न राशियों में आपको ऐसे नहीं बताया कि सूत्र भी बताए, मात्रक भी बताए और विमा भी बताए। आप यकीन मानिए, ये रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा तो इन 25 जो व्युत्पन्न राशियां बताई इनमें से कोई ना कोई आपको एक मूल राशि मिल जाएगी, व्युत्पन्न राशि मिल जाएगी, मात्रक भी मिल जाएंगे, आपको विमाएं भी मिल जाएंगे, सूत्र भी मिल जाएंगे। क्योंकि सूत्र इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल किसमें करेंगे। ये तो थी आपके मापन और मात्रक के आधार पर क्या, व्युत्पन्न राशियां। अगली हम लोग देखते हैं क्या, जो मूल भौतिक राशियां थी आपकी वो दो तरीके की थी, एक तो मापन और मात्रक के आधार पर और दूसरी क्या, परिमाण और दिशा के आधार पर। भौतिक राशियां दो प्रकार की थी, मात्रक और मापन के आधार पर। दूसरा क्या है आपका, दूसरा था भौतिक राशि की बात कर रहे थे। तो भौतिक राशियां दो तरीके की थी, एक तो मापन हुआ मात्रक के आधार पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, तो एक पढ़ा था हम लोगों ने मूल राशि। मूल राशियों के बारे में हम लोग सब चीज देखा, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, या इन्हें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बारे में हम लोग ने विस्तृत चर्चा की। और इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि से बोला जाता है डेराइव क्वांटिटी। और फिर आपकी राशियां थी कौन सी, पूरक राशियां, पूरक राशि, यानी इन्हें क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये बात याद रखना, इनकी संख्याएं कितनी थी, तो जो आपकी मूल राशियां थी उनकी संख्या 7 थी और व्युत्पन्न राशियों की संख्या थी तो ये कितनी थी, अनंत थी। और जो पूरक राशियां थी इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 2 थी। तो हम लोग इनकी चर्चा विस्तृत रूप से किया। अगली जो भौतिक राशियां हैं वो क्या है, परिमाण हुआ दिशा के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। एक तो होती है अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी कौन सी होती है, सदिश राशि। ये दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और इसको बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। ये प्रश्न थे, आप यकीन मानिए इधर से एक प्रश्न तो आते ही। और आपका जो फिजिक्स का पहला लेक्चर चल रहा है भौतिक राशियों और मूल राशियों का, मेरी गारंटी ये है कि आप कोई भी एग्जाम दे लेना, इधर से आपको एक दो प्रश्न मिल ही जाएगा। भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया।
परमाणु के आधार पर हम लोग राशियां देख रहे हैं, तो परमाणु के आधार पर राशियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक तो अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। अगर हम सदिश राशि की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या होती हैं? अदिश राशियां कहलाती, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। ये बात यानी आवश्यकता। जैसे आपका क्या हो जाएगा? समय, ये क्या है? अदिश राशि। जैसे ताप, जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे धारा, जैसे विद्युत धारा, विद्युत प्लस, ये क्या है आपकी? सब की सब क्या है? अदिश राशियां हैं। समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, धारा, विद्युत चुंबकीय, विद्युत प्लस। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है? आपकी अदिश राशियां। अदिश राशियों में आपको ये याद रखना। और दूसरा इसमें और क्या याद रखना आपको? जैसे क्षेत्रफल भी क्या है? आपकी अदिश राशि। आयतन भी क्या है? आपकी अदिश राशि। विद्युत प्लस हो गया। तो ये बात हो याद रखना। तो कौन? समय, ताप, लंबाई, धारा, विद्युत प्लस, क्षेत्रफल, आयतन, ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? तो अदिश राशियां हैं। और जैसे ऊष्मा भी याद रखिएगा। ऊष्मा, ऊष्मा भी क्या है आपकी? अदिश राशि। क्या है? ऊष्मा भी क्या है? अदिश राशि है। ये बात याद रखना। बहुत सारी है। तो एक बात याद रखना, इन चीजों में आपको सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो ये। दूसरी राशियां कौन सी आपकी हैं? सदिश राशियां। दूसरी है कौन सी है? तो सदिश राशियां। सदिश राशियों की बात करते हैं तो सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? दिशा की और परिमाण की आवश्यकता है। परिमाण की आवश्यकता, यानी दिशा भी चाहिए इनको और परिमाण भी चाहिए। तो वो कौन सी राशियां हो गई आपकी? सदिश राशियां। ये सदिश राशियां कौन कौन होती हैं? तो याद रखना, सदिश राशियों से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल अगर देखोगे तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या है, क्या कहेंगे? जैसे वेग, विस्थापन, बल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन, त्वरण, भार, गुरुत्वाकर्षण,
बल विद्युत चुंबकीय प्लस विद्युत चुंबकीय प्लस धारा घनत्व, ये क्या है आपकी सदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों की बात करें तो आप एक बात याद रखना, मुख्यतः आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कि यदि किसी में बा लगा मिल जाए तो वो आपकी क्या है, मुख्यतः सदिश राशियां हैं। एक बात याद रखना, भार को आप याद रखना, भार को याद रखना, तो भार में बा नहीं लगा है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि सदिश राशियां क्या क्या हो सकती हैं। अदिश राशियों को थोड़ा सा आपको विद्युत धारा को देखना है, अपवाद के रूप में इधर आता है। धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, और क्या, तो ये आपको याद रखना है, ये अपवाद है कि इसमें बा आता है। बाकी यदि जहां भी बा लगा मिल जाए तो वो सदिश है, और जहां बा लगा ना मिले वो अदिश राशियां। तो ये थी आपकी सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियों के और अदिश राशियों के कुछ नियम हैं, तो याद रखना है इन बातों को, सदिश राशियों और अदिश राशियों के नियम। तो जो अदिश राशियां हैं उनके नियम नॉर्मली है, जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, तो इनको ऐसे ही जोड़ देते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सदिश राशियां हैं इनके थोड़े से नियम याद रखना, बीजगणितीय नियम पूछे जाते हैं। तो यानी सदिश राशियों के बीजगणितीय नियम क्या हो गए, थोड़ा सा देख लीजिए। इधर से न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे बनते हैं। सदिशों के बीजगणितीय नियम, पहला, एक दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल। और दूसरा क्या होता है, सदिशों का गुणनफल के नियम। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो सदिश होते हैं उनके योगफल के नियम है और गुणनफल के नियम है। तो इसमें सदिशों के जो योगफल के नियम होते हैं, इसमें पहला तो होता है त्रिभुज का नियम। यदि इसका मतलब कि कोई सदिश राशि है तो इसके नियम क्या है, तो इसका नियम ये होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा है, उधर से बाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। तो ये सदस्यों का योग क्या होगा, योगफल क्या कहेगा, ये क्या कहलाएगा, आर वेक्टर। और दूसरा नियम क्या है इसमें, समचतुर्भुज का नियम, समचतुर्भुज का नियम। तो समचतुर्भुज का नियम क्या है, समचतुर्भुज का नियम आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी प्लस 2ab cos थीटा, और ये कहा रूट के अंदर। तो ये बात याद रखना, ये चतुर्भुज का नियम कहलाता है परिणाम। जैसे यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, 3 न्यूटन का बल लगता है, और उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम आप इससे निकाल सकते हो। इसका परिणाम कितना हो जाएगा, परिणाम 5 न्यूटन का निकल के आएगा। ये बात याद रखना। तो ऐसे क्या रख सकते हैं, ये नहीं, इसमें पहचान आपको ऐसे 3 न्यूटन और इधर क्या लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग जाएगा, 4 न्यूटन का बल लग जाएगा। ये बात याद रखनी है, इस बात को। क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखो, इसे स्क्वायर होता, क्या होता है, स्क्वायर होता। तो ये थोड़ा सा बात याद रखना। तो ये चतुर्भुज, समचतुर्भुज का नियम कहलाता है। एक तो हो गया ये, और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, दूसरा क्या है, गुणनफल के नियम है।
इसके पहले आप इसका परिणाम देख लो, ये क्या है, इसका मान निकल के आएगा 3 न्यूटन, यानी कि परिणामी मान क्या होगा, इनका परिणामी मान 5 न्यूटन होगा। और यदि इसी में समचतुर्भुज में क्या पूछ लिया कि आर इनका अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो a प्लस बी, और अगर पूछ लिया आपके इनका न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो ये माइनस बी। ये बात आपको और याद रखनी, एक फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूला आपको चतुर्भुज से याद रखने हैं। सदस्यों का गुणनफल भी याद रख लो। सदस्यों का गुणनफल के लिए क्या कर सकते हैं, पहला पे सदस्यों का अदिश गुणनफल तो क्या हो जाएगा, इसे डॉट से दर्शाएंगे, डॉट, इससे लिखेंगे डॉट से, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, सदस्यों का अदिश गुणनफल ये क्या होगा, तो ये अदिश होता है, यानी सदस्यों का अदिश गुणनफल क्या होता, अदिश होता। तो कैसे लिख सकते हैं, इसे हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और यदि पूछ लिया जाए कि सदस्यों का सदिश गुणनफल सदस्यों का सदिश गुणनफल, इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, और क्या होता है, ये सदिश होता है। तो सदस्यों का गुणनफल करेंगे, सदस्यों का सदिश गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, सदिश होगा। ये बात आपको याद रखनी। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से। तो क्या होता है, a इंटू बी साइन थीटा इंटू। तो ये थे सदस्यों के नियम। इनके आधार पर हम 2-3 न्यूमेरिकल प्रश्न और लगाते हैं, वो थोड़ी आपको याद रखना। इन न्यूमेरिकल प्रश्न भी हम लोग करते हैं, इसके योगफल के आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, चतुर्भुज के नियम के आधार पर और गुणनफल के आधार पर कुछ प्रश्न है वो हम लोग करते हैं। आपको और याद रखना है, एक पॉइंट और पूछा जाता है इसमें, एक नोट बना के भी लिख लेना, समकोणी एकांक सदिश। तो इसमें एक ही सदस्य रहता है, एकांक सदिश है, तो क्या होगा इसका, अगर हम क्या निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा, अंडर रूट आई प्लस कैप जे प्लस के कैप। ये क्या होता है, एकांक परिणामी एकांक सदिश होता है, समकोणी एकांक सदिश कहलाता है ये। इसके लिए हम लोग मान याद रख सकते हैं। इसके लिए 2-3 न्यूमेरिकल है, जैसे आपका इसके आधार पर समचतुर्भुज के आधार पर बनता है। यदि एक बल पूर्व दिशा की ओर 3 न्यूटन बल लगाता है, यदि वह उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल लगाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिणामी बल क्या होगा, या परिणामी बल निकाल सकते तो क्या जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, यदि एक पूर्व दिशा की ओर 3 न्यूटन का बल लगता है, यदि उत्तर दिशा की ओर 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा, या परिणामी लिख सकते हैं, परिणामी बल क्या होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो ये तो क्या है, उत्तर की ओर लग रहा है, तो किसका काम कर रहा है, चतुर्भुज के रूप में काम कर रहा है, यानी ये पहले तो पूरब की ओर कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, और फिर क्या लग रहा है,
उत्तर की ओर लग रहा है। कितना? 4 न्यूटन का बल। तो ये आपको ये भी पता है क्या फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करने लगा। तो इधर परिणामी बल क्या होगा, तो हम लोग निकाल क्या सकते हैं, परिणामी बल के लिए हम लोग ने क्या लिखा, आर वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, बी बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, 3 गुणे 4 कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, कॉस थीटा 90। और 90 इतने का वैल्यू अगर कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे तो 0, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 0, तो यानी 9 प्लस 16 कितना निकल के आ जाएगा 25 न्यूटन का बल निकल के, यानी कितना आ जाएगा 25। और इसका मतलब क्या है, रूट 25 का मतलब क्या है 5 न्यूटन का परिणामी बल लगेगा, यानी इनका परिणामी बल क्या होगा 5 न्यूटन का होगा। तो इस आधार पर भी क्या बनते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है इसमें। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी है दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि एक वस्तु पर, यदि एक वस्तु पर, यदि एक वस्तु पर 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो वस्तु पर अधिकतम परिणामी बल क्या होगा, बल क्या होगा, यानी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। यानी क्या हो रहा है, एक वस्तु है जिस पर 12 न्यूटन का बल लग रहा है और 8 न्यूटन का भी बल लग रहा है, तो वस्तु पर अधिकतम परिणामी बल क्या होगा। इसमें न्यूनतम भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल लो, एक ही प्रश्न में हो जाएगा। न्यूनतम परिणामी बल ये भी निकालना है, तो हम लोग क्या निकाले थे, यानी आर मैक्स बराबर हम लोग क्या निकाले थे, परिणामी बल यदि निकालना है हमें तो क्या निकाले थे आर मैक्स, यानी आर का मान अधिकतम निकालना है, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 8, तो कितना 20 न्यूटन का अधिकतम परिणामी बल कार्य करेगा। यानी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी। तो कितना 8 12 न्यूटन का लग रहा है, इधर 8 न्यूटन का, तो कितने न्यूटन का टोटल परिणामी बल लगेगा, इस पे अधिकतम लगेगा 20। और यदि न्यूनतम की बात करें तो आर मिनिमम पे कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, तो कितना न्यूनतम इनके 4 न्यूटन का बल कम से कम काम करेगा। अगर अधिकतम की बात करें तो 20 न्यूटन का बल काम करेगा, और कम से कम कितने न्यूटन का बल काम करेगा, तो 4 न्यूटन का बल काम करेगा। ये बात आपसे पूछी जाती इस प्रकार के प्रश्नों में, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको याद रखना, यदि क्या है, ये तो था ये, यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, आरोपित हो रहा है, तो कौन सा बल, कौन सा परिणामी बल का मान नहीं होगा। ये बात आपको बतानी। एक में तो आपने पूछा क्या है कि अधिकतम मान आपने बता दिया,
और न्यूनतम मान भी आपने बता दिया। लेकिन ये बोला है क्या कि यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो कौन सा परिणामी बल का मान नहीं होगा। ये बात हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को देखो थोड़ा सा। तो क्या हो सकता है, यदि हम इसके आर मैक्सिमम निकालेंगे, यदि आर मैक्सिमम निकाला तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 3 + 4 हो जाएगा तो कितना, 7 न्यूटन का बल क्या होगा, अधिक से अधिक काम करेगा। और यदि मिनिमम इसका निकाले, मिनिमम निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 - 1, मतलब 1 न्यूटन का बल इस पे कार्य कर सकता है। कम से कम 1 न्यूटन और अधिक से अधिक 7 न्यूटन का बल काम करेगा। लेकिन क्या बोला है कि परिणामी बल का मान नहीं होगा, तो यानी 1 से तो नीचे नहीं होगा, यानी 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी परिणामी बल का मान हो सकता है, लेकिन 1 से नीचे किसी भी परिणामी बल का मान नहीं होगा, और 7 से ऊपर परिणामी बल का मान नहीं होगा। ये थे आपके न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आपको इसके सदस्यों के अदिश गुणनफल भी लिखना है, ये बात आप याद रखो। यदि वेक्टर बी बराबर, यदि अगला प्रश्न है, यदि वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा 2k वेक्टर, प्लस क्या लिख लो 2k वेक्टर। यदि b बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो b का परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ये बात याद रखना। ये तो समकोणीय एकांक सदिश है, ये क्या है, तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सदिश तो इसमें दिया नहीं, तो आपको किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। बी बराबर क्या होगा, तो इसको कैसे निकालोगे ये बताओ थोड़ा सा। तो क्या निकालते, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे क्या, b = आई स्क्वायर वेक्टर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वेक्टर में। तो ये थे इसके लिए फॉर्मूला। तो इसका परिणामी क्या निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो कितना निकलेगा, 4 का 16, 6 का कितना हो जाएगा 36 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो कितना वेक्टर निकल के आ जाएगा 56, √56। इनका परिणाम क्या होगा, बी का परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या हो जाएगा √56। ये बात याद रखनी है। इसको एकांक सदिश को ऐसे भी याद रख, ऐसे भी याद रख लो, ये x अक्ष होता और ये क्या होता है, y अक्ष होता है, ये क्या होता है z अक्ष होता, ये क्या है I है और ये क्या है j है और ये क्या है k है। तो इसमें भी याद रखना, एक प्रश्न और याद रख लेना इसमें, चौथा प्रश्न, यदि वेक्टर a बराबर 4 वेक्टर प्लस 6k वेक्टर प्रक्षेपित हो रहा है, प्रक्षेपित हो रहा है, तो x अक्ष का मान क्या होगा, x अक्ष प्रक्षेपित होगा, प्रक्षेपित होगा। तो x की वैल्यू बताना है आपको, यानी क्या है, यानी वेक्टर a बराबर 4j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, तो क्या x अक्ष का वैल्यू बताना है, x अक्ष पे कितना आएगा, यानी i वेक्टर का वैल्यू बताना है। तो बता सकते हो, आपको क्या क्या दिया है, j का मान दिया है कितना 4, k का मान दिया कितना 6
लेकिन जे आई का मान तो दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये तो एक्स है, तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, एक अक्ष पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये थे आपके क्या, अदिश राशियां और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न। एक प्रश्न और देख लो, अंतिम प्रश्न। लास्ट प्रश्न लिखो। तो इसमें क्या हो सकता है, एक प्रश्न और इस टाइप का बनेगा, यदि वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर और बी बराबर, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 आई वेक्टर प्लस 6 जे वेक्टर प्लस 9 के वेक्टर हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल होगा। अदिश गुणनफल, यदि अदिश गुणनफल पूछा तो आप बता सकते हैं अदिश गुणनफल क्या होगा। तो इसमें जैसे भी आपसे क्या पूछा जाए, इनका अदिश गुणनफल पूछा जाए, तो वेक्टर वेक्टर ए बराबर दिया है क्या आपके पास, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, तो ये डाटा आपके पास उपलब्ध है। और यदि आपसे पूछे कि ए और बी का अदिश गुणनफल, तो ए और बी का अदिश गुणनफल निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, सीधा गुणा कर दो इनका, 12 प्लस 6 चौका 24 और प्लस कितना 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 2 8, 7 2 9 और 1 10, यानी इनका परिणामी अदिश गुणनफल कितना हो जाएगा, 108। ये थे आपके न्यूमेरिकल सदिश और अदिशों से। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बनते हैं इसमें, अदिशों और सदिशों से गुणनफल के आधार पर, और एकांक जो आपका समकोणीय एकांक सदिश है उसके आधार पर लगातार इसमें प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहती है। हम लोग आगे बात करेंगे एक प्रश्न और लिख लो, इसमें अंतिम प्रश्न लगा लो आप लोग थोड़ा सा। यदि ये बराबर 4j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर और v बराबर 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर हो, तो a और b का अदिश गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल होगा। ये प्रश्न आप लोगों को लगाना है, ये प्रश्न लगाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को थैंक यू। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। सभी को धन्यवाद।